मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में पूनम ममगई जी हैं, जो बीजेपी की एक तेज तर्रार नेता होने के साथ साथ अपनी भाषा, बोली और संस्कृति के संवर्धन के लिए भी काम कर रही हैं दोस्तों। तो आज हम जानते हैं पूनम ममगई जी कैसा उनका सफ़र रहा। तो मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं तो पूनम ममगई और पौड़ी से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो अपनी रुचि उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। बहुत सालों से मैं उत्तराखंड की संस्कृति पे काम कर रही हूँ। हम लोगों ने उत्तराखंड का जो कल्चर है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कोशिश ये रही है कि पूरे भारत में हम लोग अलग अलग प्रदेशों में भारत की संस्कृति को लेकर के गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हमने अपने संस्था के माध्यम से, अपने NGO के माध्यम से पहुँचाई है। तो लगाव मेरा समाज सेवा, संस्कृति और माध्यम, मैंने राजनीति भी चुना, तो इसलिए राजनीति में भी सक्रिय हूँ। हमने देखा है कि आप अपने स्तर पे जो उत्तराखंड की संस्कृति, बोली, भाषा है, उसको बढ़ावा दे रहे हो। आप यहाँ बच्चों को गढ़वाली गाने सिखाते हो, हारमोनियम सिखाते हो और आप स्टेज शो करते हो जिससे गढ़वाली बोली भाषा को प्रमोशन मिलता है। तो आप अभी संस्कृति विभाग से भी शायद जुड़े हुए हैं, तो इसमें संस्कृति विभाग का क्या रोल है? संस्कृति विभाग ऐसा है कि जब हम लोग कहीं पे किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो अगर हम विभाग को सांस्कृतिक टीम मांगते हैं, तो विभाग वहाँ से को जो भी दल उनके पास उपलब्ध होता है, वो सांस्कृतिक दल को हम लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कहीं अगर हमारे पास बच्चे नहीं हैं, कलाकार उस वक्त पे नहीं है और हमें कहीं उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, तो हम लोग संस्कृति विभाग को एक पत्र लिख देते हैं। उनकी तरफ से कोई भी दल आकर के सांस्कृतिक प्रस्तुति दे देता है, तो वो संस्कृति विभाग अपनी ओर से भेजता है। हमने देखा है कि आप यहाँ मंडल अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, आप पार्षद के इलेक्शन भी आप लड़े, बहुत कम मार्जिन से आप हारे, लेकिन आप एक क्षेत्र में आपकी एक ऐसी छवि भी है जो आप घर घर जाते हो, सुख दुख में लोगों के रहते हो। तो एक आप माँ भी हो, अपने बच्चे भी मैनेज करने हैं, तो आप कैसे ये दोनों चीज़ें, कैसे आप इसको मैनेज करते हो, घर और राजनीति, और साथ में आप संस्कृति का काम कर रहे हो, उसके संवर्धन के लिए काम कर रहे हो, तो कैसे मैनेज हो पाता है दोनों चीज़ें? अगर रुचि के अनुरूप काम हो तो मुझे लगता है कि महिला कभी भी नहीं थकती। आपने देखा होगा, आप अपने घर से आप ध्यान देंगे तो एक महिला किचन में एक साथ रोटी भी बनाती है, सब्जी भी बनाती है, दरवाजे पे डोरबेल बजी उस पर भी ध्यान देती है। तो एक महिला अपने माइंड को बहुत सारी जगह डाइवर्ट करके काम कर सकती है। मुझे लगता है भगवान ने ही महिला को इतना एक्टिव और इतना ज़्यादा समर्थ बनाया, केवल उसको शरीर से थोड़ा कोमल बनाया है, लेकिन उसको जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा दी है, मुझे ये लगता है। तो आपको अभी क्या लगता है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है अपनी संस्कृति पर थोड़ा सा वो निराश हैं, वो उसको बढ़ावा नहीं देते, अपनी गढ़वाली भाषा नहीं बोलते, इंग्लिश का कल्चर ज़्यादा है, हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जो अपनी बोली भाषा है उसको थोड़ा कहीं दब गई है वो चीज़, तो उसको क्या देखते हैं आप, जो आने वाली जनरेशन है उसको ले रही है गंभीरता से? मैं बताऊं आपको कि बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि जब हम लोग खुद मतलब अपना जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए थे कि हम लोगों ने इसको, अपनी संस्कृति को, अपनी बोली भाषा को समय देना कम शुरू किया था। लेकिन अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि हमसे ज़्यादा अच्छे हमारे बच्चे बोल रहे हैं, गढ़वाली बोल रहे हो, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे जौनसारी हो। आप थोड़ा बताइए कि आपका जो युवा है ना, अब कोई मान लीजिए कोई शहरों में रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, मुंबई रहता है, अपनी भाषा से कट जाते हैं जड़ों से, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उनको भी इस भाषा से जोड़ें? कुछ ऐसा प्रोग्राम चल सकता है संस्कृति विभाग द्वारा या आपके द्वारा कुछ ऐसा चलाया जा रहा है कि बाहर रहने वाले बच्चे भी इस चीज़ों से, इन चीज़ों को सीखें? संगीत एक बहुत बढ़िया माध्यम है। आपने देखा होगा कि बहुत, अभी दिव्या नेगी का उदाहरण आपने खुद भी दिया, उसने इतनी अच्छी इंग्लिश के साथ साथ उसने अपनी गढ़वाली भाषा का भी समावेश रखा और अपना परिधान का भी समावेश उसमें था। आपने देखा, उस सबको गौरवान्वित किया उसने कि जिस कॉस्ट्यूम को पहनने में लोग शर्माते थे, वो कॉस्ट्यूम को उसने वहाँ पर सबके सामने पहना और कितनी अच्छी, सुंदर और हमारी ऐसी बेटी लग रही थी कि हर माँ उस बेटी पर गर्व कर रही थी कि ऐसी हमारी बेटी भी हो। तो मुझे लगता है कि यूथ तो अब संगीत के माध्यम से ही सही काफ़ी एक्टिव हो गया अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। लेकिन हाँ, संस्कृति विभाग से मैं ज़रूर चाहूँगी कि संस्कृति विभाग इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह की कार्यशाला का आयोजन करे, जिसमें, और करता भी रहा है विभाग, क्योंकि मैं विभाग से खुद रजिस्टर्ड हूँ, विभाग की एक कलाकार हूँ। तो मैम, रजिस्टर से थोड़ा हमें ध्यान आया कि कई जो कलाकार हैं नए, कई आर्टिस्ट हैं, उनको यही नहीं पता रहता है कि संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड कैसे होता है। और कोई नया कलाकार है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, उसको माध्यम क्या है, ऑनलाइन होता है या वहीं जाके करवाना पड़ता है?
वो रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है, वहाँ ऑडिशन होते हैं। वैसे जब वो सार्वजनिक ऑडिशन होते हैं तो वो अखबार में विज्ञप्ति निकलती है, उसके बाद वो लोग ऑडिशन लेते हैं, फिर उसमें बहुत मंझे हुए कलाकार उस ऑडिशन में बैठते हैं, फिर वो लोग सेलेक्ट करते हैं टीमों को और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें किस टाइप के कलाकार होते हैं, सिंगर, आर्टिस्ट, किस टाइप के? हर तरह के, मतलब ग्रुप, ढोल वादक भी होंगे? सब होंगे। बल्कि संस्कृत विभाग ने अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा या पढ़ा होगा कि संस्कृत विभाग ने ढोल वादक के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया था, और मुझे लगता है कि उसमें शायद, अब मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो प्रमुख थे प्रीतम भरतवाण जी को बनाया गया था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं, हमारा गौरव हैं, पद्म श्री उनको मिला है। तो वो उनको शायद उस कार्यशाला की जिम्मेदारी थी। वो हैं नंदलाल भारती जी हैं, ये लोग तो बहुत टाइम से ढोल वादन पे कार्यशाला दे रहे हैं और संस्कृत विभाग उसको प्रोत्साहन भी करता है। तो मैम ये तो हो गई आपकी जो संस्कृति विभाग से आप जुड़े हुए हैं, अपने जो पहाड़ी बोली भाषा संस्कृति को लेके आगे उसको बढ़ावा कर रहे हैं। तो थोड़ा आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, थोड़ा हम पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछेंगे। हमारे प्रदेश में जो बच्चों का आंदोलन हो रहा है सरकार के प्रति, देखिए इतने नकल माफिया हैं, हर चीज़ में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आज हताश है चारों तरफ, तो क्या कहेंगे आप? इस प्रदेश सरकार क्यों नहीं इन पर लगाम लगा पा रही है? मैं बताऊं आपको, देखो विफलता हम नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि आपने अभी अभी देखा होगा नकल विरोधी कानून हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेके आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हूँ, और इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत ज़्यादा लगाव है, मोदी जी से बहुत ज़्यादा लगाव है, अपने हिंदुत्व से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं चाहती हूँ कि मैं, अगर मेरे को भगवान ने इस, तो मैम आपने बात की हिंदुत्व की, आप यूपी में देखिए वहाँ से बड़ा हिंदू का झंडा लेके जो योगी आदित्यनाथ है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज़ देखिए, वहाँ के माफिया वहाँ से भाग चुके हैं, जो भी होता है वहाँ पे मतलब क्राइम ऑलमोस्ट कम हो चुका है, कम क्या खत्म ही होने के कगार पे है ना। तो वही हमारे स्टेट में भी वही सरकार है, वहाँ भी वही है, तो हमारे स्टेट में इस लेवल का काम क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे स्टेट में आपने देखा होगा कि हमारे स्टेट में जो पहले से ही इतना क्राइम तो था ही नहीं, ये तो वैसे ही देवभूमि है उत्तराखंड। लेकिन देखिए अब यूपी के सारे क्रिमिनल इधर माइग्रेट हो रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनको अनदेखा किया, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है उनकी, इसीलिए हर चीज़ की जांच हो रही है। लोग कह रहे हैं ना कि हर चीज़ों की जांच क्यों होती है, इसीलिए जांच होती है। लेकिन देखिए अभी देखिए इतनी भर्ती घोटाले हुए हैं, है ना, और देखिए वो जो विधानसभा का जो था सचिवालय का था, इसमें जो भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई, उसमें भी देखिए बीजेपी काफ़ी नेताओं का नाम आया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बीजेपी के नेताओं का नाम आया ये नहीं कह सकते, कांग्रेस के नेताओं का भी नाम आया है, लेकिन ऐसा हो, हम कांग्रेस को भी क्वेश्चन करते हैं, हम बिल्कुल ही, हम हरीश रावत जी से भी हम क्वेश्चन करते हैं, बैक टू बैक सबसे करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन ये जो इस समय देखिए, अब उन्होंने देखिए संविधान में तो कहीं ऐसा नहीं भैया कि आप बैकडोर से कैसे आप उसमें भर्तियां कर सकते हो आउटसोर्सिंग से। जब एक प्रॉपर एक विज्ञप्ति निकालनी थी आपको, उसमें आपने कैसे कुंजवाल ने देखे, अग्रवाल जी ने कैसे उन्होंने भर्तियां कर ली? ये तो रूल के खिलाफ ही है ना मैम। नहीं, आपने देखा होगा कि अगर ये मामला उजागर हुआ तो उजागर भी तो हमारी सरकार ने किया ना, और उस पर जांच भी हमारी सरकार कर रही है, और उस पर कार्रवाई भी हमारी सरकार कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ और पुष्कर धामी, चलिए अभी तो इतना कंपैरिजन करना है क्योंकि अभी नए नए यहाँ पर के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी मंझे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुष्कर धामी आगे क्या क्या कर सकते हैं स्टेट के लिए? हर बार यही कह रही हूँ कि जो चीज़ हमारे अंदर क्वालिटी है, वो जो आने वाली पीढ़ी है उनको, वो हमसे ज़्यादा डेवलप हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन हुई है वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हुई है। तो निश्चित तौर पर जो धामी जी करेंगे, जो धामी जी सोचेंगे, वो पुराने अनुभव और नई टेक्नोलॉजी दोनों का समन्वय करके बहुत अच्छा करेंगे। हम कहते हैं हमारे पहाड़ों से जो युवा पलायन कर रहा है, सरकार वहाँ रोजगार नहीं दे पा रही है, इसको तो आप क्या जस्टिफाई करेंगे? इसको हर सरकार आती है वो पलायन को नहीं कर पाती कंट्रोल, पहाड़ गांव भूतिया हो रहे हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लाती हैं। अगर मैं योजनाएं गिनवाने पे लगूंगी पहाड़ों के अपने रोजगार के लिए, तो समय कम पड़ जाएगा और आपके चैनल में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय हो जाएगा। और क्योंकि देखिए छोटी सी नौकरी के लिए आदमी माइग्रेट हो रहा है पहाड़ से। मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ ये है, हमें उनको इस तरह से उनकी एक कार्यशाला, इस तरह से उनका वर्कशॉप लगानी चाहिए कि उनको हमें केवल ये बताना है कि हमारा घर हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा, और लोग गांव में इतना अच्छा रोजगार, आपने देखा होगा, वही जब कोविड आया था तो सब लोग अपने गांव में गए और सब लोगों ने अपनी खेती संभाली, और उसके बाद सब लोग अच्छे हष्ट पुष्ट, अपने घर परिवार सबका चल रहा है। तो जो समझ उस समय कोविड से आई, वो समझ अगर पहले ही आ जाती तो ये नौबत ही ना आती, आप लोगों तक वो बीमारी कभी पहुंच ही ना पाती। और आज भी मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम अपने पहाड़, अपने खेत खलिहानों की तरफ रुझान करें, तो हमें सिर्फ युवाओं को समझाना है,
यो सरकार की बहुत सारी पॉलिसी बागवानी विभाग की हैं अच्छी योजनाएं, लेकिन उसको जमीन पे क्यों नहीं हो पाती हो? ये है कि आज का युवा सिर्फ क्या चाहता है कि हम लोगों की भी कमियां रही हैं। माँ बाप की सबसे बड़ी कमी होती है कि अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप ये पूछते हैं कि वो नौकरी क्या करता है, लेकिन हम लोग ये नहीं कहते कि उसका अपना क्या काम है। अगर हम ये सवाल करने शुरू कर दें कि उसका क्या काम है और हम अपने बच्चों को ये कहें कि बेटा नौकरी के पीछे नहीं भागना है, अपना रोजगार सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें आप मालिक बन के रहते हो, अगर हमने ये सोच अपने युवाओं में डाल दी तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कभी पलायन हो ही नहीं सकता। तो मैम, आप पूनम ममगई एज अ पॉलिटिशियन, एज अ वुमन, एक गृहिणी भी हैं आप, तो आप अपने आप को, जो पूनम ममगई, अपने आप को 2, 3 या 5 सालों में कहाँ देखते हो आप अपने आप को? मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान मेरे जीवन का अंत इस प्रकार से हो कि मैं उन महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनूँ कि जिन महिलाओं को समय नहीं मिला या उनकी परिस्थितियों ने या उनके फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था कि महिलाओं को बाहर बहुत ज़्यादा करने की, बोलने की, जाने की इजाज़त नहीं होती, परमिशन नहीं होती, तो मैं उनको बाहर निकाल के लाना चाहती हूँ। मैं मंच उन महिलाओं को देना चाहती हूँ। आपने देखा होगा मैं कीर्तन मंडलियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ क्योंकि उन्होंने क्या करा, महिलाओं ने अपने खुश रहने के लिए और माता के उसमें उन्होंने माता को शामिल कर दिया। मैं एक और चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार एक और योजना लागू करी है कि उसमें नवरात्रि नारी सम्मान उत्सव के नाम से, क्योंकि देखा होगा आपने कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नवरात्रों में महिलाएं क्या करती हैं, कीर्तन करती हैं, माता की चौकी, माता की भेंटे गाना, मंदिरों में अलग अलग जगहों पर कीर्तन होते हैं। तो उनके लिए हमारी सरकार ने एक और ये पॉलिसी लागू करी है कि नवरात्रि जो मनाए जाएंगे वो नारी सम्मान उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो ये नवरात्रे हैं वास्तव में ये नारी का ही स्वरूप है, नारी को उसकी शक्तियां याद दिलाने का ही एक पर्व है जिसमें उसको उस पूरी शक्तियां याद दिलाई जाती हैं कि वो शिक्षा की देवी भी है, वो धन की देवी भी है, वो ज्ञान की देवी भी है, और वो जब उस पर संकट आए तो वो अस्त्र शस्त्र भी धारण कर लेती है और सिद्धिदात्री भी है। तो इसलिए उसकी शक्तियां उसे याद दिलाने के लिए ही ये उत्सव के रूप में हमारी सरकार ने ये करा है कि मतलब हर मंदिरों में उन महिलाओं को सम्मान दिया जाए। और मैंने महिलाओं को, कीर्तन मंडलियों को और महिलाओं को ज़्यादा आगे लेके जाती हूँ ताकि उनको वो मंच मिल सके जो मंच उनको आज तक किसी ने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी पूनम ममगई जी, जो एक भाजपा के तेज-तर्रार नेता हैं, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, हर क्षेत्र में ये आगे पहाड़ को आगे ले जाने की बात करती हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं, हम बोली भाषा का संवर्धन के लिए भी काम कर रही हैं दोस्तों। तो आज का इंटरव्यू हम ख़त्म करते हैं। तो इसके साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही।